आपको एक ड्रीम ट्रिप के लिए पासपोर्ट चाहिए, लेकिन जब अप्लाई करते हो तो जीरो इन्फॉर्मेशन, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं, कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? अब सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर गवर्नमेंट सर्विस बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर बिल्डिंग परमिट तक एक क्लियर गारंटी के साथ आए, क्वालिटी, टाइम और अकाउंटेबिलिटी। दोस्त, यही तो गुड गवर्नेंस का सपना है। और आज हम इसी गुड गवर्नेंस, एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी की दुनिया में एक एपिक एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। और इस जर्नी को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप पूरी तरह से इक्विप्ड है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, इस सेशन को एक बड़ा सा थम्स अप दो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। एक भी आहा मोमेंट मिस नहीं करना है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में रेडी लिखकर बताओ कि आप हमारे साथ हो। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखता है? हम 7 बड़े सवालों को एक एक करके टैकल करेंगे। पहले हम सिटीजन्स चार्टर मूवमेंट को डिकोड करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम क्लासिक डिबेट को सेटल करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद हम सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिकमेंडेड पब्लिक सर्विसेज कोड में डाइव करेंगे। फिर समझेंगे एक पब्लिक सर्वेंट होने का आखिर मतलब क्या है और उनकी एक्सपेक्टेड रोल क्या है। नेक्स्ट, एक क्लासिक शोडाउन, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का क्लैश। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आरटीआई एक्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, यह अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरह से रीडिफाइन करता है। और फाइनली हम ट्रांसपेरेंसी टूल्स के मिसयूज के ट्रिकी इशू को टैकल करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है। एजेंडा काफी पैक्ड है, लेकिन हम इसे सुपर सिंपल और मेमोरेबल बना देंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये रहा, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन्स चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंस। एथिक्स थ्योरी 2019, 10 मार्क्स। और इसके लिए हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, सिटीजन्स चार्टर सुनने में थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन आई थिंक इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। बेसिकली एक प्रॉमिस है, सही है, एक पब्लिक कमिटमेंट जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहता है हम आपके लिए ये करेंगे, इस क्वालिटी का करेंगे और इतने टाइम में करेंगे। सब कुछ सिटीजन सेंट्रिक बनाने के बारे में। हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में यही है। ये एक प्रॉमिस कार्ड है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पासपोर्ट सेवा केंद्र। जब आप वहां जाते हैं, आपको पता होता है कि पासपोर्ट मिलने की एक प्री डिफाइंड टाइमलाइन है। ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है ना, वही चार्टर इन एक्शन है। कूल है ना? सारी एंग्जाइटी और रैंडमनेस प्रोसेस से निकल जाती है। तो अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो इसे कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? सोचने का लॉजिकल फ्लो क्या होना चाहिए? इसे स्ट्रक्चर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पहले उसे डिफाइन करो, फिर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब प्रिंसिपल्स बताओ, और आखिर में ये बताओ कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर क्यों करते हैं, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस। तो मॉडल कुछ ऐसा होगा। इंट्रोडक्शन, शुरुआत करो सिटीजन्स चार्टर को डिफाइन करके कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो सर्विस प्रोवाइडर की कमिटमेंट बताता है। इसका मेन गोल गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एनहेंस करना है। बॉडी पार्ट 1, द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स चार्टर्स। ये इसके कोर पिलर्स हैं। पहला, स्टैंडर्ड सर्विस गारंटी। इसका मतलब है स्पेसिफिक सर्विस स्टैंडर्ड्स को क्लियरली डिफाइन करना। पासपोर्ट सेवा केंद्र इसका परफेक्ट एग्जांपल है। टाइमलाइन पता है, प्रोसेस पता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये गवर्नमेंट के काम में ओपननेस के बारे में है। इसका एक बेहतरीन सपोर्टिंग एग्जांपल है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट। और तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर प्रॉमिस टूटा तो सिटीजन्स के पास कंप्लेन करने का एक क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। इसके लिए आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी के बारे में सोच सकते हैं। बॉडी पार्ट 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन्स चार्टर्स। तो इनकी जरूरत क्यों है? पहला, इन्हांस्ड सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। ये सिटीजन्स को सर्विस डिजाइन और डिलीवरी में शामिल करता है। माईगॉव प्लेटफॉर्म इसका एक फैंटास्टिक मॉडर्न एग्जाम्पल है। दूसरा, इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी। ये सर्विस प्रोवाइडर्स पर प्रेशर डालता है कि वो प्रॉमिस स्टैंडर्ड्स को मीट करें। ई कोड्स प्रोजेक्ट इसका एक अच्छा केस स्टडी है। और आखिर में रिड्यूस्ड करप्शन। जब प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड होते हैं तो करप्शन का स्कोप अपने आप कम हो जाता है। बिल्डिंग परमिट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कंक्लूजन, एंड में आप समराइज कर सकते हैं कि सिटीजन्स चार्टर्स गुड गवर्नेंस के लिए क्रिटिकल हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जस्टिस, लिबर्टी और एफिशिएंसी के वैल्यूज से अलाइन करते हैं। ये फ्रेमवर्क बिल्कुल आसान और अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेज में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र है। इस तरह के हिस्टोरिकल रेफरेंस ऐड करने से आंसर ज्यादा इंपैक्टफुल कैसे बनता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक गहरी समझ को दर्शाता है। ये बताता है कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी का आइडिया सिर्फ एक मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी हैं। ये आज के गवर्नेंस चैलेंजेस को हमारी अपनी विरासत से जोड़ता है, जिससे आंसर में एक अलग ही वजन आ जाता है। समझ गया। तो ये व्हाट के पीछे का व्हाई बताता है। ओके, एक कंटेंट बेस्ड सवाल, एक चार्टर को इफेक्टिव बनाने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना नॉन निगोशिएबल क्यों है? क्योंकि इसके बिना चार्टर सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है जिसमें सिर्फ खाली वादे हैं, एक ऐसी लिस्ट जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। रिड्रेसल मैकेनिज्म उसे टीथ देता है, वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। अगर सर्विस नहीं मिली तो सिटीजन के पास सोल्यूशन मांगने का एक एम्पावर्ड रास्ता है। इसके बिना एक प्रॉमिस सिर्फ एक सजेशन बनकर रह जाता है। चार्टर के दांत, ये अच्छा है।
ओके, वापस स्ट्रक्चर पर आते हैं। आपने प्रिंसिपल्स और इंपॉर्टेंस को बुलेट पॉइंट्स और एग्जांपल्स के साथ बताया। क्या ये पॉइंट बाय पॉइंट स्टाइल हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, खासकर क्लैरिटी के लिए। ये आपके एक्सप्लेनेशन को स्ट्रक्चर्ड, इजी टू फॉलो और स्कैनेबल बनाता है। हर पॉइंट के साथ एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और फिर अगले पॉइंट पर मूव। जब आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज समझा रहे हो तो क्लैरिटी सबसे जरूरी है। अब कंटेंट पर आते हैं। एनहांस्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब है? माईगव प्लेटफॉर्म पर फीडबैक मांगने से या फिर बेटर गवर्नेंस कैसे होता है? इसे अगर बड़े पिक्चर से जोड़ें तो ये पॉलिसी को ग्राउंड अप बनाने की बात है, टॉप डाउन नहीं। जब सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो पॉलिसी ज्यादा रेलेवेंट बनती हैं क्योंकि वो रियल नीड्स पर बेस्ड होती हैं, ना कि इस पर कि एक ब्यूरोक्रेट को ऑफिस में बैठकर क्या लगता है। शायद ये परफेक्ट ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट को सुनने पर मजबूर करता है और ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो ये गवर्नमेंट को सुनने पर मजबूर करता है, ये एक पावरफुल आइडिया है। कंक्लूजन के लिए क्या वो सिर्फ एक समरी होनी चाहिए या उसे और मेमोरेबल बनाने का कोई तरीका है? एक अच्छा कंक्लूजन दोनों काम करता है। वो मेन पॉइंट्स को अच्छे से रिकैप करता है कि चार्टर स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी और रिड्रेसल के बारे में है, लेकिन फिर वो डिस्कशन को एक हायर आइडियल से जोड़ता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या पब्लिक ट्रस्ट बनाने का अल्टीमेट गोल। ये लिसनर के दिमाग में एक आखिरी पावरफुल थॉट छोड़ जाता है। और आखिरी कंटेंट सवाल, माईगव प्लेटफॉर्म सिटीजन पार्टिसिपेशन का इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल क्यों है? ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि ये डिजिटल डेमोक्रेसी इन एक्शन का एक बहुत ही करंट और मैसिव स्केल एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों सिटीजन से डायरेक्ट उनकी ओपिनियन मांग रही है, लोगों से लेकर पॉलिसी ड्राफ्ट्स तक पर। ये 21st सेंचुरी के लिए पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल का एक अहम एवोल्यूशन है। जबरदस्त। चलिए, अब पहले प्रैक्टिस क्यू का वक्त है। अब पॉज कीजिए और इस की फ्रेज को जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। सिटीजंस चार्टर्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड सर्विस गारंटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। चलिए, रिहर्स कीजिए। तो इसका मिनी रिकैप ये है, एक सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट का आपके लिए प्रॉमिस कार्ड है, जिससे सर्विसेज बेहतर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से अकाउंटेबल बनाई जाती है। ऑसम। अब गवर्नमेंट के प्रॉमिस कार्ड से उन लोगों के मॉरल कॉम्पस की तरफ बढ़ते हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं। हमारा अगला सवाल दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं बहुत अलग। हाँ, अगला सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सूटेबल एग्जांपल्स। एथिक्स थ्योरी 2018 10 मार्क्स। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एथिकल फ्रेमवर्क्स इन गवर्नेंस। ओके, इसे एक एनालॉजी से सुपर सिंपल बनाते हैं। सोचो, कोड ऑफ एथिक्स एक कंपास की तरह है। ये आपको दिशा देता है। क्यों? ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बारे में है, जैसे हमेशा ईमानदार रहो या पब्लिक गुड के लिए काम करो। अब सोचो, कोड ऑफ कंडक्ट एक रूल बुक या ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ये आपको अच्छे से बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं, कैसे। ये स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में है, जैसे 500 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट मत करो। समझे? कंपास वर्सेस रूल बुक, ये तो बहुत ही आसान है, एकदम से क्लियर हो गया। चलो एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि पेशेंट्स वेलफेयर कम्स फर्स्ट, ये कंपास हो गया। लेकिन उनका कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है या आप अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल सही। तो अगर आपको इस पर एक आंसर स्ट्रक्चर करना हो, इंट्रोडक्शन, शुरुआत इससे करो कि दोनों ही प्रोफेशनल बिहेवियर गाइड करने के लिए क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन वो अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं। एक वैल्यूज से डील करता है, दूसरा रूल से। बॉडी पार्ट 1, डिफाइनिंग द कोड्स, द कोड डिस्टिंक्शन। यहाँ आप टेबल या बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो। फोकस, एथिक्स क्यों पर फोकस्ड है? वैल्यूज। कंडक्ट कैसे पर फोकस्ड है? एक्शंस। डॉक्टर वाला एग्जाम्पल यहाँ परफेक्ट फिट होता है। स्कोप, एथिक्स ब्रॉड और एस्पिरेशनल है, कंडक्ट नैरो और स्पेसिफिक है। जैसे यूके के नोलन प्रिंसिपल्स फॉर पब्लिक लाइफ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एथिक्स है। एसेट्स डिक्लेयर करने के रूल्स, कंडक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी, एथिक्स में इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है, कंडक्ट रिजिड और ऑब्जेक्टिव होता है। एक जर्नलिस्ट का कोड ऑफ एथिक्स कहेगा सीक ट्रूथ एंड रिपोर्ट इट, जो एक ब्रॉड प्रिंसिपल है। लेकिन एक पब्लिकेशन की स्टाइल गाइड, जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कहेगी ये स्पेसिफिक फॉन्ट और फॉर्मेटिंग यूज करो। बॉडी पार्ट 2, एप्लीकेशन एंड एनफोर्समेंट। प्रैक्टिस में ये कैसे काम करते हैं? सैंक्शंस, कोड ऑफ कॉन्डक्ट तोड़ने पर स्पेसिफिक पेनल्टीज हैं, जैसे फाइन या सस्पेंशन। कोड ऑफ एथिक्स तोड़ने पर ज्यादा सटल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे रेपुटेशन का लॉस या पब्लिक ट्रस्ट का कम होना। इवोल्यूशन, एक कोड ऑफ एथिक्स सोसाइटल वैल्यूज के साथ धीरे धीरे इवॉल्व होता है। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट नई सिचुएशंस के हिसाब से फ्रीक्वेंटली अपडेट हो सकता है, जैसे डेटा प्राइवेसी के अराउंड एथिक्स एक बहुत बड़ी इवॉल्विंग डिस्कशन है, जबकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक रूल्स उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं। कंक्लूजन, आप इसे ऐसे एंड कर सकते हो कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट कंप्लायंस इंश्योर करता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स इंटेग्रिटी को इंस्पायर करता है। दोनों ही अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट का कल्चर बनाने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले सवाल के लिए टैब्यूलर फॉर्मेट इतना बेहतर क्यों है? यह स्ट्रक्चर पॉइंट को अच्छे से कैसे समझाता है?
एक टैबुलर फॉर्मेट बेहतर है क्योंकि ये एक डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन को फोर्स करता है। ये बहुत ही क्लियर और एफिशिएंट है पढ़ने वाले के लिए। वो मल्टीपल डायमेंशंस, फोकस, स्कोप, सैंक्शंस पर आसानी से अंतर देख सकते हैं। नुआंसेस को समझने का ये सबसे साफ तरीका है। समझ गया। अब एक थोड़ा आसान सा कंटेंट सवाल, क्या कोई इंसान कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से फॉलो कर सकता है और फिर भी बहुत अनएथिकल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और ये एक फैंटास्टिक सवाल है क्योंकि ये अहम पॉइंट तक पहुंचता है। कोई सभी स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो कर सकता है, लेकिन उसके इंटेंशंस गलत हो सकते हैं, या वो प्रिंसिपल्स की स्पिरिट यानी एथिक्स को वायलेट कर सकता है। सोचो एक चालाक लॉयर जो कानून में एक लूपहोल का इस्तेमाल करके कुछ मॉरली गलत करता है। उसने कानून का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं तोड़ा, लेकिन उसने एथिकली गलत काम किया है। वाह, ये एक पावरफुल डिस्टिंक्शन है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज में एरिस्टोटल और कांट जैसे फिलोसफर्स का जिक्र है। क्या इनका नाम लेने से आखिर में कोई वैल्यू ऐड होती है? बिल्कुल नहीं, अगर सही तरीके से किया जाए। ये इन प्रैक्टिकल गवर्नेंस टूल्स को उनकी गहरी फिलोसॉफिकल रूट से जोड़ता है। ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स नहीं है, ये सदियों से सही और गलत के बारे में सोचने पर आधारित है। ये डिस्कशन को एक सिंपल डेफिनेशन से एक ज्यादा एनालिटिकल और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। ओके, एक और कंटेंट सवाल। डेटा प्राइवेसी वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। क्या आप एक और मॉडर्न एग्जांपल सोच सकते हैं जहां हमें कोड ऑफ एथिक्स को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? जरूर। एक बेहतरीन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के अराउंड इवॉल्व हो रही एथिक्स है। हम इस वक्त एआई के प्रिंसिपल्स पर डिबेट कर रहे हैं। क्या ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? एल्गोरिदम्स में बायस को कैसे रोकें? ये सब एथिकल सवाल हैं। अब जो हम प्रिंसिपल्स डेवलप करेंगे वो एआई के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनेगा, जिससे आगे चलकर टेक कंपनीज के लिए स्पेसिफिक कोड्स ऑफ कंडक्ट बनेंगे। ये तो बहुत आसान है। वापस स्ट्रक्चर पर आते हैं। कंक्लूजन में पब्लिक ट्रस्ट मेंशन करना इतना जरूरी क्यों है? ये टर्म क्या ऐड करता है? ये जरूरी है क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट ही अल्टीमेट गोल है। हमारे पास ये कोड्स क्यों हैं? ताकि पब्लिक उन इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स पर ट्रस्ट करे जो उन्हें सर्व करते हैं। पब्लिक ट्रस्ट मेंशन करने से आपका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन गवर्नेंस के बड़े मकसद से जुड़ जाता है। ये तो क्या वाले सवाल का जवाब देता है। आखिरी कंटेंट सवाल इस पर। सैंक्शंस वाले पॉइंट से अहम सीख क्या है? इसका बॉटम लाइन क्या है? अहम सीख ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लायंस के बारे में है, जिसे एक्सटर्नल पनिशमेंट से इन्फोर्स किया जाता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स इंटेग्रिटी के बारे में है, जिसे इंटरनल कॉन्शियंस और प्रोफेशनल रेप्यूटेशन से इन्फोर्स किया जाता है। एक रूल्स फॉलो करने के बारे में है, दूसरा सही काम करने के बारे में है। ये एक बेहतरीन डिस्कशन थी। अब प्रैक्टिस करते हैं। ऑडियो को पॉज कीजिए और इस अंतर को एक सिंपल सेंटेंस में समझाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एथिक्स क्यों है हमारा मॉरल कंपस, कंडक्ट कैसे है हमारी स्पेसिफिक रूल बुक। इसे जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो मिनी रिकैपिंग है। कोड ऑफ एथिक्स आपका मॉरल कॉम्पस है और कोड ऑफ कंडक्ट आपका रोड मैप है, जिसमें सारे ट्रैफिक रूल्स अच्छे से मार्क्ड हैं। आपको दोनों की जरूरत है। एग्जैक्टली। अब कंपस और रूल बुक के बाद चलिए एक स्पेसिफिक कोड की तरफ चलते हैं जो हमारे सिस्टम के गार्डियंस, सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रपोज किया गया था। सही। ये न तीसरे सवाल पर लाता है। डिस्कस द पब्लिक सर्विस कोड एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एथिक्स थ्योरी 2016, 10 मार्क्स। यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है सिविल सर्विस एथिक्स एंड रिफॉर्म्स। तो अगर मैं सही समझा, सेकंड एआरसी के पब्लिक सर्विस कोड के पीछे का बड़ा आइडिया इंडिया के हर सिविल सर्वेंट के लिए एक सिंगल, क्लियर, यूनिफाइड रूल बुक बनाना था। एक डॉक्यूमेंट जो उनके कोर एथिकल प्रिंसिपल्स और कंडक्ट को डिफाइन करें। सही है? बिल्कुल यही कोर आइडिया है। सोचो एक ऑफिसर एक मुश्किल डिसीजन ले रहा है जिसमें बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है। ये कोड उनके लिए एक ढाल और एक गाइड का काम रहेगा। ये उन्हें एक फ्रेमवर्क देगा, उन्हें याद दिलाएगा कि उनका डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट, इम्पार्शियलिटी और हॉनेस्टी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी सुपीरियर या पॉलिटिशियन को खुश करने पर। ये एक क्लियर एथिकल एंकर प्रोवाइड करता है। तो इस कोड को अच्छे से समझाने का आसान तरीका क्या होगा? इसका एक बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन। शुरुआत में ये बताओ कि सेकंड एआरसी ने ये कोड रेकमेंड क्यों किया। सिविल सर्विसेज में इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी की कमी को दूर करने के लिए और एक कॉमन एथिकल फाउंडेशन बनाने के लिए। बॉडी पार्ट 1, द कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस। ये कोड का दिल है, इंटरनल एथिक्स, फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब है सिटीजन्स के भले को किसी भी पर्सनल फायदे से ऊपर रखना। आरटीआई एक्ट 2005 इस वैल्यू को एम्पावर करने वाला एक टूल है। ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, डिसीजंस मेरिट और एविडेंस के बेसिस पर लेना, ना कि पर्सनल बायस या एक्सटर्नल प्रेशर में। ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशंस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऑफिसर्स के डिस्क्रेशन को कम करते हैं। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इसका मतलब है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। सीवीसी का करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट करने का रोल इस वैल्यू के लिए एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है। बॉडी पार्ट 2, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स। ये एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं इन वैल्यूज को इन्फोर्स करने के लिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आइडिया के सिविल सर्वेंट्स को रेगुलरली इवैल्यूएट किया जाना चाहिए सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में अब एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन है इसके लिए। सिटीजन चार्टर्स, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये सर्विस स्टैंडर्ड्स के पब्लिक डिक्लेरेशंस हैं।
सेवोत्तम मॉडल एक एडवांस्ड फ्रेमवर्क है जो चार्टर्स को ग्रीवियंस रिड्रेसल से इंटीग्रेट करता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कोड इस बात पर जोर देता है कि गलत काम को एक्सपोज करने वाले ईमानदार ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 इसके लिए लीगल बैकिंग है। कंक्लूजन, आखिर में ये कहकर कंक्लूड करो कि जबकि ऐसे कोड को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस हैं, ये एक ज्यादा एथिकल और सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विस बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है। चलिए इस पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पहला सवाल स्ट्रक्चर पर। आपने वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हेडिंग्स यूज की हैं। ये एक अच्छा तरीका क्यों है इस एक्सप्लेनेशन को स्ट्रक्चर करने का? इसमें जो आसान बात है वो ये है कि एक कोड को 2 लॉजिकल पार्ट्स में बांट देता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वैल्यूज वो हैं जो एक सिविल सर्वेंट को अपने अंदर कल्टिवेट करनी है, उनका कैरेक्टर, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स वो एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं जो गवर्नमेंट उन वैल्यूज को प्रैक्टिस में लाने के लिए बनाती है। ये आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही साफ और आसान तरीका है। समझ गया, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया। ओके, कंटेंट सवाल। आपने सेवोत्तम मॉडल का जिक्र किया, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? इसे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन की तरह सोचो, जैसे पब्लिक सर्विस के लिए एक ISO 9001। ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जो 3 चीजों को एक साथ लाता है: एक अच्छा सिटीजन्स चार्टर, एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम और सर्विस को अच्छे से डिलीवर करने की कैपेबिलिटी। ये एक्सीलेंस के लिए एक आसान फ्रेमवर्क है। तो ये सिर्फ प्रॉमिस करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे निभाने का सिस्टम भी होना चाहिए। कूल। स्ट्रक्चर्ड सवाल। कंक्लूजन में इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस मेंशन करना जरूरी क्यों है? ये थोड़ा नेगेटिव नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, ये एक रियलिस्टिक और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिखाता है। ये सिग्नल करता है कि आप सिर्फ एक रिपोर्ट से थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसे कोड को रियल वर्ल्ड में काम करवाने की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग को दर्शाता है, जो हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। चलिए कंटेंट की बात करते हैं। विजल ब्लोअर प्रोटेक्शन आखिर इंटीग्रिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही जरूरी है। ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बनाता है। ये सिस्टम के अंदर के ईमानदार लोगों को बिना किसी बदले के डर के करप्शन को एक्सपोज करने के लिए इनकरेज करता है। अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो अच्छे लोग अपने करियर या सेफ्टी के डर से चुप रहेंगे और करप्शन अंधेरे में फलता फूलता रहेगा। ये एक पावरफुल डिटरेंट है। सही बात है। एक और स्ट्रक्चर सवाल। क्या हर पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट या गवर्नमेंट बॉडी का एग्जाम्पल देना इफेक्टिव है, जैसा आपने किया? बिल्कुल, ये आपके एक्सप्लेनेशन को प्योरली थ्योरेटिकल से हटाकर इंडियन रियलिटी में ग्राउंड कर देता है। ये दिखाता है कि आप कोड के एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को आज के एक्चुअल लॉज और इंस्टीट्यूशन से जोड़ सकते हैं। इससे सब कुछ आसान हो जाता है। आखिरी कंटेंट सवाल। आपने इंट्रो में एक अहम दुविधा का जिक्र किया, बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद क्लियर स्टैंडर्ड्स। क्या आप इस पर थोड़ा और बता सकती हैं? ये एक आसान काम नहीं लगता। ये गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रूल्स इतने आसान नहीं हो सकते कि वो इनोवेशन को रोक दें और एक ऑफिसर को क्राइसिस में एक जरूरी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने से रोक दें। लेकिन रूल्स इतने आसान भी नहीं हो सकते कि वो मिसयूज, फेवरेटिज्म और करप्शन का दरवाजा खोल दें। उस परफेक्ट बैलेंस को ढूंढना ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की कला है। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस करने का समय है। पॉज कीजिए और हमने जो 3 अहम पब्लिक सर्विस वैल्यूज बताए, उन्हें लिस्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए जोर से बोलिए। पब्लिक इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी। इन्हें रिहर्स कीजिए। और इसका मिनी रिकैप, पब्लिक सर्विस कोड सेकंड ARC का इंडिया में एक ज्यादा एथिकल, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली सिविल सर्विस बनाने का एक अहम ब्लूप्रिंट है। हमने सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड की बात की, लेकिन चलिए एक कदम पीछे जाते हैं। पब्लिक सर्वेंट टर्म का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल एक फंडामेंटल सवाल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट? रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। 150 शब्द। एथिक्स थ्योरी 2019 10 मार्क्स। और यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है, द एसेंस एंड एथिक्स ऑफ पब्लिक सर्विस। तो एक पब्लिक सर्वेंट सिर्फ एक IAS ऑफिसर नहीं होता है ना? ये बेसिकली कोई भी है जो गवर्नमेंट के लिए पब्लिक को सर्व करने के लिए काम करता है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, यहाँ तक कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। सही कहा। और एक आइडियल पब्लिक सर्वेंट का एक पावरफुल एग्जाम्पल है TN शेषन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उन्होंने अकेले ही ऑफिस की पावर दिखा दी। उन्होंने निडर होकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लागू किए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके, और वो इंटेग्रिटी और पब्लिक गुड के प्रति कमिटमेंट का प्रतीक बन गए। ये एक 150 वर्ड का आंसर है, तो स्ट्रक्चर को सुपर टाइट और एफिशिएंट होना होगा। इसे कैसे फ्रेम करेंगे? एक छोटे आंसर के लिए क्लैरिटी और प्रिसीजन सब कुछ है। इंट्रोडक्शन, शुरुआत एक ब्रॉड डेफिनेशन से करो कि पब्लिक सर्वेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टेट द्वारा उसके सिटीजन्स को सर्व करने के लिए एम्प्लॉयड है। आप उनके सामने आने वाली कोर एथिकल दुविधा का भी जिक्र कर सकते हैं। रूल्स और अपनी पर्सनल कॉन्शियंस के बीच बैलेंस बनाना। बॉडी पार्ट 1, सर्विंग द पब्लिक गुड। द व्हाट, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उनके डिसीजंस मेरिट पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि बायस पर। RTI एक्ट एक टूल है जिसे सिटीजन्स इससे चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, उन्हें पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। UMHANG ऐप जो गवर्नमेंट सर्विसेज को कंसोलिडेट करता है,
टेक इनेबल्ड एक्सेसिबिलिटी का अच्छा एग्जाम्पल है। कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट, कम्युनिटी के भले को सबसे ऊपर रखना, टीएन सेशन के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। बॉडी पार्ट 2, एथिकल कंडक्ट एंड इंटेग्रिटी, द हाउ, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। उन्हें अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सीवीसी जैसे इंस्टीट्यूशंस ये इंश्योर करने के लिए हैं। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। अशोक खेमका जैसे एक ईमानदार ऑफिसर का एग्जाम्पल यहाँ बहुत रेलेवेंट है। ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, ये इतना ज़रूरी है कि इसे दोबारा मेंशन करना वर्थ है, ये दिखाने के लिए कि ये एक फाउंडेशनल वैल्यू है। यूपीएससी का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रिंसिपल इन एक्शन का एग्जाम्पल है। कंक्लूजन, एक क्विक समरी जिसमें ये बताया गया हो कि पब्लिक सर्वेंट्स गुड गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी हैं और उनका एथिकल कंडक्ट देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है। जबरदस्त। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं। 150 वर्ड की लिमिट को देखते हुए क्या 2 मेन बॉडी सेक्शंस रखना ठीक है? क्या ये स्ट्रक्चर अच्छे से काम करता है? हाँ, एक छोटे आंसर के लिए ये परफेक्ट है। ये एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल फ्लो बनाता है। एक हिस्सा वो क्या करते हैं पर फोकस करता है, उनका पब्लिक गुड सर्व करने का फंक्शन, और दूसरा हिस्सा उन्हें कैसा होना चाहिए पर फोकस करता है, उनका एथिकल कैरेक्टर। ये क्वेश्चन के दोनों एस्पेक्ट्स को आसानी से कवर करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। ओके, कंटेंट सवाल। अशोक खेमका का एग्जाम्पल पावरफुल है क्योंकि उन्होंने इंटेग्रिटी दिखाई, लेकिन उन्हें कई ट्रांसफर्स का भी सामना करना पड़ा। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट उठाता है। ये दिखाता है कि रियल वर्ल्ड में इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है और अक्सर इसकी एक बड़ी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है जो न्यूएंस ऐड करता है, ईमानदार पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर आने वाले जबरदस्त प्रेशर्स को दिखाता है। चलिए इसे इंडियन फिलॉसफी से जोड़ते हैं। सोर्सेज में कर्मा योगा का जिक्र है, ये क्या है और ये एक पब्लिक सर्वेंट के रोल से कैसे रिलेटेड है? कर्मा योगा निष्काम कर्म का दर्शन है, अपनी ड्यूटी को पूरी लगन से करना बिना रिजल्ट से जुड़े या पर्सनल रिवॉर्ड्स चाहे। ये एक पब्लिक सर्वेंट के लिए आइडियल माइंडसेट है, पब्लिक को एक ड्यूटी की तरह सर्व करना बिना फेम, पावर या पर्सनल फायदे की चाह के। ये सर्विस फॉर द सेक ऑफ सर्विस है। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर सवाल, आप आखिर में ये कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका आंसर 150 वर्ड की लिमिट में रहे? कोई टिप्स? इसका आसान तरीका है कि आप अपने शब्दों के साथ अच्छे से पेश आएं। लंबे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस की जगह आसान कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। लिखना शुरू करने से पहले अपने पॉइंट्स प्लान करो। एक 150 वर्ड के आंसर में हर एक शब्द को अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है। प्रैक्टिस ही इसमें अच्छा बनने का एकमात्र तरीका है। कंटेंट सवाल, एक पब्लिक सर्वेंट के लिए रिस्पॉन्सिवनेस इतनी जरूरी क्वालिटी क्यों है? ये आसान लगता है लेकिन ये इतना फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि वो पब्लिक को सर्व करने के लिए ही है। अगर वो लोगों की ज़रूरतों, समस्याओं और शिकायतों के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो अपनी सबसे बेसिक ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने लोगों की नहीं सुनती, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस वो ब्रिज है जो स्टेट और सिटीजन के बीच ट्रस्ट बनाता है। आखिरी स्ट्रक्चर सवाल, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी पॉइंट मॉडल आंसर में 2 बार मेंशन किया गया है। क्या ये गलती है या ये जानबूझकर किया गया है? ये बिल्कुल जानबूझकर है। ये एक फाउंडेशनल वैल्यू है जो एक पब्लिक सर्वेंट के रोल के लिए इतनी अहम है कि इसे रीइंफोर्स करना जरूरी है। इससे पहले उनकी सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में और फिर उनके पर्सनल कंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करना इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक कोर कैरेक्टर ट्रेट है। प्रैक्टिस क्यू का समय, ऑडियो को पॉज कीजिए और पब्लिक सर्वेंट को अपने शब्दों में सिर्फ एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए। और मिनी रिकैप, एक पब्लिक सर्वेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका प्राइमरी रोल पब्लिक को इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक गुड के प्रति एक अटल कमिटमेंट के साथ सर्व करना है। लेकिन यहाँ चीजें आसान नहीं रहती। क्या होता है जब एक कानून जो सीक्रेट्स रखने के लिए बनाया गया हो वो एक ऐसे कानून से टकरा जाए जो उन्हें उजागर करने के लिए बनाया गया हो? ये गवर्नेंस में एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें हमारे 5वें सवाल पर लाता है। There is a view that the Official Secrets Act is an obstacle to the implementation of the Rights to Information Act. Do you agree with the view? Discuss. 150 words, Ethics, Theory, 2019, 10 marks. इस एक्सप्लोसिव टॉपिक के लिए ब्रॉड माइक्रो थीम है ट्रांसपेरेंसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। ओके, इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे पास 2 पावरफुल लॉज हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कहता है सिटीजन्स को जानने का अधिकार है, ये दरवाजे खोलने के बारे में। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का एक कॉलोनियल एरा कानून कहता है सरकारी रहस्य सुरक्षित रखे जाने चाहिए, ये दरवाजे बंद करने के बारे में। तो एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरा उसे बंद किए हुए। बिल्कुल, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जब राफेल डिफेंस डील से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कुछ डिटेल्स देने से मना कर दिया, जो ओएसए का कोर लॉजिक है। ये सिटीजन के जानने के अधिकार और स्टेट की सीक्रेट्स रखने की पावर के बीच एक डायरेक्ट क्लैश है। तो इस आसान डिबेट को सिर्फ 150 शब्दों में न्यूआंस खोए बिना कैसे डिस्कस करें? आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो पहले समस्या को माने और फिर एक सोल्यूशन प्रपोज करे। इंट्रोडक्शन, शुरुआत दोनों एक्ट्स और उनके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव से करो। आरटीआई ट्रांसपेरेंसी के लिए, ओएसए सीक्रेसी के लिए।
बॉडी पार्ट 1 हाउ द ओएसए इज एन ऑब्स्टिकल। पहले इस व्यू से अग्री करो, ओवर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओएसए एजेंसीज को स्क्रूटनी से बचने के लिए लगभग किसी भी चीज को सीक्रेट क्लासिफाई करने की अनुमति देता है। राफेल डील इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चिलिंग इफेक्ट ऑन विसल ब्लोअर्स। ओएसए के तहत कठोर सजाएं ईमानदार ऑफिशियल्स को गलत काम को उजागर करने से डराती हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के बारे में सोचो, जहां सच का पर्दाफाश करना एक जोखिम भरा काम था। लैक ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अत्यधिक गोपनीयता सरकारी कार्यों को सार्वजनिक जांच से बचाती है, जो एक लोकतंत्र की जरूरत के विपरीत है। बॉडी पार्ट 2 फाइंडिंग अ बैलेंस, द वे फॉरवर्ड। अब सॉल्यूशंस दो। हार्मोनाइजिंग द टू एक्ट्स। कोर सजेशन है कॉलोनियल एरर ओएसए में संशोधन करके उसे मॉडर्न आरटीआई के अनुकूल बनाना। एक अहम आइडिया है पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट इंट्रोड्यूस करना। प्रोमोटिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। सरकार को नॉन सेंसिटिव जानकारी स्वेच्छा से जारी करनी चाहिए ताकि सिटीजन्स को उसके लिए लड़ना ना पड़े। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑनलाइन बजट पोर्टल इस दिशा में एक कदम है। स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये रिव्यू करने की पावर होनी चाहिए कि क्या एक डॉक्यूमेंट को ओएसए के तहत सही से सीक्रेट क्लासिफाई किया गया है। कंक्लूजन, आप ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि ओएसए अपने करंट स्वरूप में वाकई आरटीआई के लिए एक चुनौती है और एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करे, बिना पारदर्शिता को खत्म न करे। ये एक बहुत ही क्लियर प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर है। पहला क्रॉस क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पर, इसे हाँ ये एक बाधा है और फिर ये रहा आगे का रास्ता की तरह फ्रेम करना एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड आंसर कैसे बनाता है। ये इफेक्टिव है क्योंकि ये पहले सीधे सवाल को एड्रेस करता है और दिखाता है कि आप कोर कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। फिर आगे के सॉल्यूशंस देकर ये क्रिटिकल थिंकिंग और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को दर्शाता है। आप सिर्फ एक समस्या की पहचान नहीं कर रहे हैं, आप उसे ठीक करने का तरीका भी सुझा रहे हैं। कंटेंट सवाल, आप चिलिंग इफेक्ट को आसान शब्दों में समझा सकती हैं। इसका आखिर मतलब क्या है? ये सेंसरशिप का एक इनडायरेक्ट रूप है। जब लोग विसल ब्लोअर्स को ओएसए जैसे कठोर कानून के तहत प्रोसिक्यूट होते देखते हैं तो वो खुद बोलने से डरने लगते हैं, भले ही वो करप्शन देखें। ये डर का चिल पूरे सिस्टम में पोटेंशियल सच बोलने वालों को चुप करा देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक प्रभाव है। स्ट्रक्चर्ड सवाल, एक डिस्कस टाइप के सवाल के लिए क्या दोनों पक्षों को प्रस्तुत करना बिल्कुल जरूरी है? हाँ, डिस्कस शब्द एग्जामिनर से एक सीधा निमंत्रण है कि इस मुद्दे को कई एंगल से एक्सप्लोर किया जाए। एक पक्षीय आंसर अधूरा होगा। आपको एक आसान चर्चा प्रस्तुत करने के लिए संघर्ष और संभावित समाधानों का विश्लेषण करना होगा। आपने एक पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट को सोल्यूशन के रूप में मेंशन किया। ये आखिर है क्या? ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये एक लीगल स्टैंडर्ड है जो कहता है कि भले ही जानकारी को सीक्रेट के रूप में क्लासिफाई किया गया हो, उसे डिस्क्लोज किया जाना चाहिए अगर उस जानकारी को जानने में पब्लिक इंटरेस्ट उसके डिस्क्लोजर से होने वाले नुकसान से ज्यादा है। ये सरकार की चीजों को सिर्फ सीक्रेट स्टैंप लगाकर छुपाने की पावर पर एक चेक लगाता है। एक और कंटेंट सवाल, क्या सरकारी गोपनीयता हमेशा एक बुरी चीज होती है? बिल्कुल नहीं, और यही इसका न्यूआंस है। असली राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, संवेदनशील राजनीतिक बातचीत और चल रही आपराधिक जांचों को प्रभावी होने के लिए गोपनीयता की जरूरत होती है। समस्या गोपनीयता खुद नहीं है, बल्कि उसका अक्षमता या भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक ब्लैंकेट के रूप में अत्यधिक और अनुचित उपयोग है। आखिरी स्ट्रक्चरल सवाल, कंक्लूजन में ये कहना क्यों जरूरी है कि ओएसए अपने वर्तमान स्वरूप में एक चुनौती है? वो छोटा सा फ्रेज क्या करता है? ये एक आसान लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेज है। ये इस बात का संकेत देता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कॉन्सेप्ट विलेन नहीं है, बल्कि उसके पुराने कॉलोनियल एरा के प्रावधान हैं। ये सुझाता है कि सुधार, न कि पूर्ण निरोध, इसका व्यवहारिक उत्तर है। ये एक ज्यादा आसान और विचारपूर्ण निष्कर्ष है। ओके, प्रैक्टिस का समय। पॉज कीजिए और आरटीआई और ओएसए के बीच के मूल संघर्ष को एक ही शक्तिशाली वाक्य में समझाने का प्रयास कीजिए। चलिए सुनते हैं। और मिनी रिकैप। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की गोपनीयता की औपनिवेशिक संस्कृति अक्सर आरटीआई की पारदर्शिता की लोकतांत्रिक भावना से टकराती है, और समाधान पुराने कानून में सुधार करके नई की सेवा करने में है। हमने आरटीआई के एक बड़े चैलेंज की बात की, लेकिन अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सुपर पावर पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, ये हमें छठे सवाल पर लाता है। The Right to Information Act is not all about citizens' empowerment alone. It essentially redefines the concept of accountability. Discuss Ethics Theory 2018, 10 marks. यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम एक बड़ा है, आरटीआई एज अ टूल फॉर गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन। परंपरागत रूप से अकाउंटेबिलिटी एक टॉप डाउन इंटरनल मामला था। एक सरकारी विभाग अपने मंत्री के प्रति जवाबदेह था और मंत्री संसद के प्रति। ये एक बंद लूप था। आरटीआई एक्ट ने उस लूप को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसने अकाउंटेबिलिटी को रीडिफाइन कर दिया, उससे हॉरिजॉन्टल और डायरेक्ट बनाकर। अब हर अधिकारी किसी भी नागरिक के प्रति सीधे जवाबदेह है जो एक आरटीआई फाइल करता है। पावर इक्वेशन उलट गया है।
इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के आंदोलन है। उन्होंने संसद का इंतजार नहीं किया, उन्होंने स्थानीय परियोजनाओं पर सरकारी रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए RTI का इस्तेमाल किया, उन्हें जमीनी हकीकत से मिलाया और जन सुनवाइयां नामक सार्वजनिक सुनवाइयों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। ये है डायरेक्ट नागरिक नेतृत्व वाली अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन। एक शक्तिशाली उदाहरण। तो एक उत्तर को संरचित करने के लिए जो इस पुनर्परिभाषा को पकड़ता है, इंट्रोडक्शन। शुरुआत इस बात को स्वीकार करके करें कि हाँ, RTI नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण है, लेकिन इसका गहरा प्रभाव ये है कि इसने भारतीय लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी की अवधारणा को मौलिक रूप से पुनर्परिभाषित किया है। बॉडी पार्ट 1, सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस, द ओल्ड व्यू। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, यह नागरिकों को सरकारी नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला बड़े पैमाने पर RTI सक्रियता के कारण सामने आया। एनहांस्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब नागरिक सूचित होते हैं तो वे नीतिगत चर्चाओं में सार्थक रूप से भाग ले सकते हैं। MKSS आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। स्ट्रेंथन ग्रीवेंस रिड्रेसल, नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने जैसे खराब सेवा वितरण के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए RTI का उपयोग कर सकते हैं। बॉडी पार्ट 2, रीडिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रांसपेरेंसी, द न्यू पैराडाइम, शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू प्रोएक्टिव अकाउंटेबिलिटी। RTI एक्ट की धारा 4, सरकार को सक्रिय रूप से जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता है। अब सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने आप जानकारी प्रदान करें। MGNREGA वेबसाइट पर डाटा इसका एक उदाहरण है। अकाउंटेबिलिटी एज अ डिटरेंट, एक RTI के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण का लगातार दर भ्रष्टाचार के लिए एक शक्तिशाली निरोधक के रूप में कार्य करता है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला एक और उदाहरण है जहां RTI एक प्रमुख हथियार था। इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, नागरिक सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी के लिए RTI का उपयोग कर सकते हैं, स्थानीय सड़क के निर्माण से लेकर प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तक। कंक्लूजन, इस बात पर निष्कर्ष निकालते हुए कि RTI ने अकाउंटेबिलिटी को एक आवधिक, आंतरिक और ऊपर से नीचे की प्रक्रिया से एक निरंतर, बाहरी और नागरिक संचालित वास्तविकता में बदल दिया है। ये इसे फ्रेम करने का एक शानदार तरीका है। पहला संरचना प्रश्न। ये उत्तर संरचना अपने दो अलग अलग हिस्सों के साथ प्रश्न में पुनर्परिभाषित शब्द को सीधे कैसे संबोधित करती है। यह प्रश्न में तर्क को ही दर्शाता है। पहला हिस्सा पारंपरिक दृष्टिकोण नागरिक सशक्तिकरण को स्वीकार करता है, दूसरा हिस्सा फिर नए क्रांतिकारी पैराडाइम अकाउंटेबिलिटी को पुनर्परिभाषित करना की व्याख्या करता है। यह संरचना आपको पहले और बाद की तस्वीर दिखाने की अनुमति देती है, जो किसी भी पुनर्परिभाषा का सार है। कंटेंट प्रश्न। आपने पैसिव से प्रोएक्टिव अकाउंटेबिलिटी में बदलाव का उल्लेख किया, क्या आप उस अंतर को थोड़ा और समझा सकती हैं? पैसिव अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब आप कहते हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये प्रतिक्रियात्मक है। प्रोएक्टिव अकाउंटेबिलिटी, जिसे RTI की धारा 4 अनिवार्य करती है, कहती है ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ये सभी जानकारी प्रदान करूं, भले ही आप न पूछें। ये सरकार की मानसिकता में गोपनीयता से खुलेपन की तरफ एक मौलिक बदलाव है। संरचनात्मक प्रश्न। क्या 2G और आदर्श जैसे प्रसिद्ध घोटालों के उदाहरणों का उपयोग करना एक अच्छी रणनीति है? क्या ये उत्तर को मजबूत बनाता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वे शक्तिशाली, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं जहां RTI ने सच को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उत्तर को प्रभावशाली और संबंधित बनाते हैं, सिद्धांत से परे अधिनियम की वास्तविक दुनिया की शक्ति को दर्शाते हैं। सूत्रों में संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी उल्लेख है। एक प्राचीन ग्रंथ RTI जैसे आधुनिक कानून से कैसे जुड़ता है? ये संबंध गहरा है। कौटिल्य ने सदियों पहले तर्क दिया था कि एक मजबूत और समृद्ध राज्य के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन आवश्यक था। उन्होंने रिकॉर्ड्स रखने और ऑडिट ट्रेल्स की बात की। RTI एक्ट उस प्राचीन शासन के सिद्धांत का आधुनिक लोकतांत्रिक प्रतीक है। इसका उल्लेख करना एक गहरी समग्र समझ को दर्शाता है। कंटेंट प्रश्न। RTI के माध्यम से एक बुनियादी ढांचा परियोजना की निगरानी वास्तव में जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार कैसे करती है? कल्पना कीजिए कि आपके शहर में एक सड़क बन रही है। आप आवंटित बजट, बनाम खर्च किए गए धन, परियोजना समय सीमाओं, ठेकेदार का नाम और गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट जैसे विवरण मांगने के लिए एक RTI दायर कर सकते हैं। ये सार्वजनिक जांच अधिकारियों और ठेकेदारों पर समय पर और मानकों के अनुसार काम करने का बहुत दबाव डालती है, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई देख रहा है और किसी भी गलत काम को साबित करने के लिए डेटा है। आखिरी संरचना प्रश्न। आदर्श निष्कर्ष में रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन का उल्लेख है। ये विशिष्ट व्यवहारिक सुझाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि RTI के लिए सबसे बड़ी व्यवहारिक बाधाओं में से एक ये है कि जानकारी अक्सर धूल भरी पुरानी कागजी फाइलों में दफन होती है, जिससे उसे पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। सभी सरकारी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने से जानकारी तक पहुंच तुरंत और निर्बाध हो जाएगी। ये एक ठोस अग्रगामी समाधान है जो RTI अधिनियम की प्रभावशीलता को सुपरचार्ज कर देगा। बहुत अच्छा। अब प्रैक्टिस का समय है। पॉज कीजिए और इस शक्तिशाली पंक्ति को बोलने का अभ्यास कीजिए। RTI redefines accountability by making it direct, citizen-driven and proactive.
इसे विश्वास के साथ कहिए। और मिनी रिकैप, आरटीआई सिर्फ एक कागज का टुकड़ा प्राप्त करने का उपकरण नहीं है। ये एक क्रांतिकारी हथियार है जो अकाउंटेबिलिटी को एक आंतरिक सरकारी अनुष्ठान से एक शक्तिशाली जन नेतृत्व वाले आंदोलन में बदल देता है। तो हमने स्थापित किया है कि आरटीआई एक सतर्क मीडिया और एक सक्रिय न्यायपालिका जैसे उपकरण पारदर्शिता के स्तंभ हैं। लेकिन क्या होता है जब इन शक्तिशाली उपकरणों का ही दुरुपयोग होने लगता है? क्या हो अगर दवा ही साइड इफेक्ट्स पैदा करने लगे? बिल्कुल। और ये हमें आज के अपने आखिरी और शायद सबसे जटिल प्रश्न पर लाता है। Some recent developments are proving helpful. However, it is also being observed that at times the mechanisms are misused. Another negative effect is that the officers are now afraid to take prompt decisions, analyze the situation, and suggest how the dichotomy can be resolved. Ethics Theory 2015, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम एक आसान है, द डबल एजेस स्वॉर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये प्रश्न मूल रूप से हमें एक बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। एक तरफ आपके पास संपत्ति हैं, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के लाभ, दूसरी तरफ आपके पास देयताएं हैं, इन उपकरणों का दुरुपयोग और इसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों में डर जो पॉलिसी पैरालिसिस की ओर ले जाता है। मैं ये देख सकता हूँ। कल्पना कीजिए एक ईमानदार अधिकारी की जिसे एक जटिल परियोजना पर तेजी से निर्णय लेना है। वे सार्वजनिक हित के लिए एक सोचा समझा जोखिम लेते हैं, लेकिन बाद में कोई निहित स्वार्थ वाला व्यक्ति एक तुच्छ आरटीआई दायर करता है या मीडिया में एक नकारात्मक संदर्भ से बाहर की कहानी छपवा देता है। अगली बार जब ऐसी ही स्थिति आएगी तो वो अधिकारी कोई भी निर्णय लेने से डरेगा। यही पॉलिसी पैरालिसिस का मूल है। बिल्कुल सही। इस जटिल समस्या के लिए एक उत्तर संरचित करने के लिए इंट्रोडक्शन। आप इस द्वंद्व को स्वीकार करके शुरुआत करेंगे, बताएं कि जबकि आरटीआई, मीडिया जांच और न्यायिक सक्रियता जैसे उपकरण एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने अनचाहे नकारात्मक परिणाम भी पैदा किए हैं जिसमें दुरुपयोग और निर्णय लेने में पैरालिसिस शामिल है। बॉडी पार्ट 1, द पॉजिटिव्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले आपको उनके अपरिमित मूल्य को स्थापित करना होगा। सिटीजन एम्पावरमेंट वाया आरटीआई। भ्रष्टाचार को उजागर करने में इसकी भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख करें, 2G घोटाले जैसे एक उदाहरण का उपयोग करते हुए। मीडिया विजिलेंस। सत्ता को जवाबदेह ठहराने में खोजी पत्रकारिता की भूमिका। तहलका का ऑपरेशन वेस्ट एंड एक क्लासिक उदाहरण है। जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म। कैसे अदालतें कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे आती हैं। लिली थॉमस मामला, जिसके कारण दोषी ठहराए गए राजनेताओं की अयोग्यता हुई, एक शक्तिशाली उदाहरण है। बॉडी पार्ट 2, एड्रेसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, द सॉल्यूशंस। अब हम इस द्वंद्व को कैसे सुलझा सकते हैं। प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ टूल्स। आरटीआई के लिए इसका मतलब तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण आवेदनों के लिए दंड लगाना हो सकता है, जैसा कि एक संशोधन में सुझाव दिया गया था। मीडिया के लिए इसका मतलब मीडिया ट्रायल्स के खिलाफ मजबूत आत्मनियमन है। प्रोमोटिंग डिसाइसिव एक्शन बाय ऑफिसर्स, ये अहम है। सरकार को एक ऐसा ढांचा बनाने की जरूरत है जो ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करे, जो सद्भावना से वास्तविक गलतियां करते हैं। गुड समैरिटन लॉ, जो दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों की रक्षा करता है, यहाँ एक समानता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें एक गुड ऑफिसर सुरक्षा कानून की जरूरत है। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस विद टेक्नोलॉजी। बहुत सारा दर जटिल, अपारदर्शी नौकरशाही प्रक्रियाओं से आता है। ई कोर्ट्स परियोजना में जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से प्रक्रियाएं तेजी से और अधिक पारदर्शी हो सकती हैं, जिससे भ्रष्टाचार और झूठे आरोप दोनों की गुंजाइश कम हो जाती है। कंक्लूजन, आप इस बात को दोहराते हुए समाप्त करेंगे कि समाधान अकाउंटेबिलिटी के उपकरणों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि एक संतुलन खोजना है। हमें उनके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय बनाने की जरूरत है, जबकि ईमानदार अधिकारियों को सार्वजनिक हित के लिए साहसिक निर्णय लेने के लिए सशक्त करना है। यह एक लंबा और जटिल प्रश्न है। एक संरचनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर को सकारात्मक और फिर समाधान में तोड़ने से इसे प्रभावी ढंग से कैसे निपटने में मदद मिलती है। यह सीधे प्रश्न के दो हिस्सों को दर्शाता है। प्रश्न पहले आपको स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कहता है, वहां आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करते हैं। फिर यह आपको सुझाव देने के लिए कहता है कि द्वंद्व को कैसे सुलझाया जा सकता है। यह आपका समाधान अनुभाग है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि आपका उत्तर अत्यधिक प्रासंगिक है और प्रश्न के हर हिस्से को सीधे संबोधित करता है। कंटेंट प्रश्न, न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या? ये तब होता है जब न्यायपालिका सिर्फ कानून की व्याख्या करने की अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है। इसमें अक्सर अदालतें उन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं जो आमतौर पर कार्यपालिका या विधायिका शाखाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, सभी सार्वजनिक हित में। गुड समार्थन लॉ अधिकारियों की रक्षा के लिए इतना प्रभावी समानता क्यों है? क्योंकि एक अवधारणा है जिसे लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर आप दुर्घटना स्थल पर मदद करने की कोशिश करने वाले लोगों की रक्षा नहीं करते हैं तो वे अगली बार मदद करने से बहुत डरेंगे। ये समानता सार्वजनिक सेवकों पर बिल्कुल आसानी से लागू होती है। अगर आप ईमानदार निर्णय लेने वाले अधिकारियों की रक्षा नहीं करते हैं तो वे कोई भी निर्णय लेने से बहुत डरने लगेंगे। समानताएं जटिल विचारों को संबंधित बनाती हैं। एक गंभीर कंटेंट प्रश्न, क्या मीडिया ट्रायल्स वास्तव में शासन को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान।
एक मीडिया ट्रायल किसी भी औपचारिक जांच के पूरा होने से बहुत पहले एक अधिकारी के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। यह एक व्यापक डर का माहौल बनाता है, जहां अधिकारी अत्यधिक जोखिम से बचने वाले हो जाते हैं। वे निर्णयों में देरी करना या कुछ न करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे अगले प्राइम टाइम बहस का विषय बनने का जोखिम उठाएं। यह सीधे पॉलिसी पैरालिसिस की ओर ले जाता है। इतने जटिल प्रश्न के लिए निष्कर्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए कैसे शुरू करना चाहिए? एक शानदार तरीका है मूल संघर्ष को एक शक्तिशाली वाक्य में पुनः संक्षेपित करके शुरू करना। जैसे, अंतिम चुनौती प्रशासन को कमजोर किए बिना अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने में है। फिर आप सभी हितधारकों से एक संतुलित परिपक्व दृष्टिकोण की आवश्यकता पर संक्षिप्त रूप से बात कर सकते हैं। मेरा आखिरी कंटेंट प्रश्न, क्या तुच्छ आरटीआई आवेदन दायर करने वाले लोगों को दंडित करना एक अच्छा विचार है? क्या ये वास्तविक आवेदकों को निरुत्साहित नहीं करेगा जो गलती कर सकते हैं? यही केंद्रीय बहस है और ये एक बहुत ही आसान संतुलन है जिसे स्थापित करना है। समाधान को बहुत सावधानी से डिजाइन करने की जरूरत है। उद्देश्य उन लोगों को रोकना है जो ब्लैकमेल या उत्पीड़न के लिए आरटीआई का स्पष्ट रूप से उपयोग कर रहे हैं, ना कि जानकारी मांगने वाले वास्तविक नागरिकों को। इसमें तुच्छ को बहुत संकीर्ण रूप से परिभाषित करना और किसी भी दंड के लगाए जाने से पहले एक उच्च प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करवाना शामिल हो सकता है। ठीक है, आज के लिए हमारा आखिरी अभ्यास। रुकिए और इस मुद्दे के मुख्य द्वंद्व को अपने शब्दों में संक्षेपित करने का प्रयास कीजिए। कुछ इस तरह, हाउ टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी विदाउट कॉजिंग पॉलिसी पैरालिसिस। इसे जोर से कहिए। बल्कि सबको इसका जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना है और जो लोग इसे ईमानदारी से चलाते हैं उनकी रक्षा के लिए ढाल बनाना है। वाओ, ये क्या बिल्कुल एक मैराथन सेशन था। हमने आज शासन और नैतिकता पर 7 महत्वपूर्ण आपस में जुड़े प्रश्नों को डिकोड किया है। मेरा दिमाग घुंघरा रहा है। चलिए सब कुछ एक साथ बांधने के लिए एक तेज आखिरी रिकैप करते हैं। इस पूरी चर्चा के लिए हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था गुड गवर्नेंस, एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। हमने सिटीजन्स चार्टर से शुरुआत की, सरकार का लोगों के लिए वादा कार्ड। फिर हमने कोड ऑफ एथिक्स, क्यों या कंपस, और कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे या रूल बुक के बीच अंतर समझा। उसके बाद हमने सेकंड एआरसी के पब्लिक सर्विस कोड में गोता लगाया, एक आदर्श सिविल सेवा के लिए ब्लूप्रिंट। फिर हमने एक पब्लिक सर्वेंट की सच्ची विस्तारित भूमिका को समझा। हमने औपनिवेशिक ओएसए और लोकतांत्रिक आरटीआई के बीच के महाकाव्य संघर्ष का विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे आरटीआई वास्तव में अकाउंटेबिलिटी को पुनर्परिभाषित करता है, इसे एक नागरिक नेतृत्व वाला आंदोलन बनाता है। और अंत में हमने पारदर्शिता उपकरणों के दुरुपयोग और पॉलिसी पैरालिसिस की चुनौती की जटिल वास्तविकता से निपट लिया। और अब हमेशा की तरह हम आपको सोचने के लिए एक प्रश्न के साथ छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन में अधिक से अधिक आम होता जाएगा, कल्याण योजनाओं, यातायात प्रबंधन और अधिक के बारे में निर्णय लेते हुए, क्या ये पक्षपात और विवेक की इन मानव नैतिक दुविधाओं को हल करेगा, या ये पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के लिए चुनौतियों का एक भयानक नया सेट बनाएगा? आखिरकार आप एक एल्गोरिथम को कैसे जवाब देते रहते हैं? जरूर सोचना। अगर आपको यह अत्यंत गहरा विश्लेषण पसंद आया और आप अंत तक पहुंच गए, तो आप ज्ञान के एक सच्चे चैंपियन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस सेशन को लाइक करें, नीचे हमारी चर्चा से अपनी सबसे बड़ी सीख के साथ कमेंट करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये भी पसंद आएगा। हम अगले सेशन में एक नए विषय के साथ वापस आएंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।